गुड मॉर्निंग। बड़ी हल्की आवाज़ आ रही है। हाँ, मेरी बिना माइक के भी तेज आ जाएगी अगर मैं बोलूँगा तो। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि दो तरीके के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। कुछ यूज़र्स की हमने बात कर ली थी। हमने एम्प्लॉयज़ देख लिए, इन्वेस्टर, रिसर्चर्स, मैनेजमेंट, पब्लिक, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। ये सारे इन्वेस्टर हमने पढ़ लिए थे कि क्यों ये यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, या इन्हें किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड क्यों है। अब बाकी के 3 यूज़र बचे हैं, इनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे। कस्टमर, क्या अगर मैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मैं भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करूँ? बताएं, क्या कस्टमर भी स्टडी करेगा कि अगर हम उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें? हमें क्या ज़रूरत है या है? बताएं, क्या ज़रूरत बताइए। आप कस्टमर हैं और आप उस कंपनी के जिसके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। क्या फ़ायदा मिल रहा है इससे? अगर उस कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो वो अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, डिज़ाइन पे ज़्यादा वर्क करेगी, तो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे एट मिनिमम कॉस्ट। तो इसलिए कंपनी के प्रॉफिट, अगर कंपनी लॉस होगी तो वो कट शॉर्ट मतलब कि एक्सपेंसेस अपने कम करेगी, तो हो सकता है कि वो क्वालिटी में अपने कट आउट। यानी आपका कहना ये है कि अगर उसके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो वो हमें अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगी, और प्रॉफिट्स खराब होंगे तो नहीं। आपकी बात ठीक है, तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। अगर मान लीजिए मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मुझे पसंद आ रही तभी तो खरीद रहा हूँ, उसने खराब प्रोडक्ट बना दिया तो मैं खरीदूंगा नहीं, छोड़, मैं दूसरे कंपनी को खरीद लूंगा, है ना। तो जनरल कस्टमर की हम बात नहीं कर रहे, यहां हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर की। अब इंडस्ट्रियल कस्टमर ये क्या चीज़ है? सपोज करें कि मैं ये पेन बनाता हूँ और इस पेन को बनाने के लिए जो मटेरियल मुझे चाहिए वो मटेरियल मुझे 2 लोग सप्लाई करते हैं, यानी 2 सप्लायर ऐसे हैं जो वो मटेरियल मुझे सप्लाई करते हैं। अब वो मटेरियल सप्लायर, अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती जाएगी और मान लीजिए वो किसी दिन बंद हो जाएं, तो क्या इसका इम्पैक्ट मुझ पे पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। मेरा प्रोडक्शन डिपेंड है उनकी मटेरियल की सप्लाई पर। इसको दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें देश में पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऑयल। तो ऑयल कहाँ से आ रहा है? गल्फ कंट्रीज से। अब हम मान लीजिए किसी पर्टिकुलर गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करते हैं अपना 80% क्रूड ऑयल, और यहाँ पे रिफाइन करके हम उसको पेट्रोल डीजल बना लेते हैं। अब अगर उस कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन खराब होती चली जाए और वो क्रूड ऑयल का एक्सप्लॉयटेशन या प्रोडक्शन ना कर पाए, तो क्या इससे हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा? हमारी जितनी इंडस्ट्री डिपेंड है उस क्रूड ऑयल पर, वो सारी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। या मान लीजिए कोल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए इनपुट का काम करता है, और मेरे कोल के सप्लायर जिनसे मैं कोल खरीदता हूँ, अगर वो सप्लायर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए और उनका बिजनेस बंद हो जाए, तो क्या इसका इम्पैक्ट मुझ पर पड़ेगा? हाँ, मुझे सप्लाई नहीं मिलेगी तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल कस्टमर हमेशा ये देखते हैं कि अगर वो अपनी पर्टिकुलर सप्लाई या अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी सप्लायर पर डिपेंड है, तो उस सप्लायर की फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी बिजनेस में क्या स्टैंडिंग है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर उसकी पोजीशन खराब होती जा रही है तो धीरे धीरे उसके इम्पैक्ट हम पर भी आने शुरू हो जाएंगे, तो हमें उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। इसलिए जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं वो भी अपने सप्लायर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। ये कौन से यूज़र कहलाएंगे? एक्सटर्नल, क्योंकि डायरेक्टली इन पर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सप्लायर्स, क्रेडिटर्स और लैंडर्स, ये दोनों लगभग एक ही कैटेगरी के लोग हैं। सप्लाई लैंडर्स वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को
पैसा उधार दिया है, और सप्लायर्स और क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट पर गुड सप्लाई किया। इन दोनों लोगों का ही स्टेक किसी पर्टिकुलर बिजनेस जहां पर इन्होंने पैसा या गुड्स दिया है वहां लगा हुआ है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए स्टडी करते हैं कि जहां पर इन्होंने पैसा लगाया है, चाहे वो गुड्स के रूप में हो या डायरेक्टली लोन दिया हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अगर ख़राब होगी तो इनके जो फाइनेंशियल लोन है या जो क्रेडिट है उसका रिपेमेंट इजीली नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जो क्रेडिटर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं बिजनेस को, वो समय समय पर बिजनेस एंटरप्राइजेज की फाइनेंशियल डिटेल्स, फाइनेंशियल डेटा अपने पास मंगाते रहते हैं। यही वजह है कि जो बैंक्स हैं वो हमेशा हर साल हमसे हमारी बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सबमिट कराते हैं। स्टॉक ऑडिट की मैंने बात की थी कि समय समय पर स्टॉक ऑडिट करा रहे हैं, तो इनका भी स्टेक है। कौन से यूज़र कहलाएंगे ये, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल बताएं, एक्सटर्नल। सपोज करें इंटरनल इसलिए नहीं कहलाएंगे, आप समझें, मैंने आपको लोन दिया, आपका बिजनेस में नुकसान हो गया, आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो क्या इससे मुझे फ़र्क पड़ेगा? क्या आप मुझसे ये बात कह सकते हो कि सर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा करो आप इंटरेस्ट मत लो, या इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए पैसे नहीं है आपके पास, तो मैंने जब आपको लोन दिया था तो मैंने विदाउट सिक्योरिटी तो लोन दिया नहीं होगा। बैंक हमेशा लोन किस पे देता है, सिक्योरिटी पर। तो बैंक सिक्योरिटी को सेल करके अपने मनी की रिकवरी कर सकता है। तो आपके प्रॉफिट का इनके लेनदारी पर कोई डायरेक्टली असर नहीं पड़ना। इन्हें तो जो पैसा आपसे रिकवर करना है वो रिकवर करना ही करना है, ठीक। तो ये कोई यूजर कौन से कहलाते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हमने यूजर्स की बात की। इसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट इज एरियाज ऑफ सर्विस, यानी यहाँ पर वो काम है जो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। यानी एरिया ऑफ वर्क हमारा क्या क्या रहेगा। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने बात की थी जब शुरू मैंने कराया था आपको, तो मैंने बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग हमारा काम है, तो क्या मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं? हाँ। क्या होता है कि मान लीजिए बिजनेसमैन ईयर के एंड में हमारे पास आया और उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने बनाए थे वो हमें दे दिए, और हमने जब उसका ऑडिट किया तो हमें पता चला इसमें तो बहुत सारी डेफिशिएंसी हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे प्रोविजंस जो एप्लीकेबल थे वो कंप्लाई नहीं किए उस बिजनेसमैन ने। क्यों? उस बिजनेसमैन को वो प्रोविजंस कौन बताता? जैसे एग्जाम्पल करते हैं, लेते हैं TDS का, सुना है आपने TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जब इनकम हमें मिलती है तो उस पर पहले से ही टैक्स काट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि उस दिन 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स, अब मैं कहीं पर जॉब करता हूं और मेरी सैलरी वहां पर 5 लाख रुपए है, तो बाकी के 2.5 लाख पे मुझे क्या देना है, टैक्स देना है। ये टैक्स मैं दूंगा या एम्प्लॉयर जब मुझे सैलरी देगा तो वो ये टैक्स काट के सैलरी देगा? ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर कि उसे मुझे सैलरी ये टैक्स की अमाउंट काट के देनी है, और जो टैक्स की अमाउंट उसने काटी है वो उसे सरकार के पास जमा कराएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? केस बनेगा। कौन से एक्ट में केस बनेगा? उसका टैक्स तो बचा ही नहीं। उसका टैक्स कहाँ बचा भाई? आपके लिए 5 लाख रुपए सैलरी का खर्चा था, वो 5 लाख रुपए आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने थे, जिससे कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता। अब आपने 5 लाख में से 4,80,000 रुपए दिए एम्प्लॉय को, और 20,000 रुपए का उसका क्या काट लिया, टैक्स। ये 20,000 रुपए आपको सरकार के पास जमा करने थे, आपको ध्यान ही नहीं रहा, आपने पूरे 5 लाख रुपए एम्प्लॉय को दे दिए। आपकी जेब से कितने जाने थे? 5 लाख। अब भी कितने गए? 5 लाख। फर्क इतना हुआ कि एम्प्लॉय के पास जाने थे 480 और 20,000 जाने थे सरकार के पास। अब आपने पूरे के पूरे 5 किसको दे दिए? एम्प्लॉय को।
और एम्प्लॉय ने उसमें से 20,000 रुपये सरकार के पास जमा भी करा दिए। सरकार को नुकसान हुआ, आपके पास से सरकार को कितने मिलते 20, और एम्प्लॉय ने भी 20,000 सरकार को जमा करा दिए। बट इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑन यू कि आपको 20,000 रुपये काट के जमा कराने ही कराने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वो सैलरी जिस पर आपने टीडीएस नहीं काटा, वो सैलरी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं डाल सकते। और जब आप वो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं डाल पाएंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी प्रोविजन आप पे था। अब क्योंकि अकाउंटेंट को ये बात नहीं पता थी, इसलिए अकाउंटेंट ने हमें बताया नहीं और हमने ये करा नहीं। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन कमीशन ऑल्सो, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो, और बहुत से प्रोविज़न है। या हमें ये पता ही नहीं चला कि हमारे एम्प्लॉयज़ 20 से ज़्यादा हो गए, और जैसे ही एम्प्लॉयज़ की सीमा 20 से ज़्यादा होती है हमें प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और फिर उन एम्प्लॉयज़ का पीएफ भी काटना होता है और वो जमा कराना होता है। ये भी हमने नहीं करा। अब होता क्या था, ये सारे प्रोविजंस अकाउंटेंट को तो पता नहीं होते थे, इस वजह से बिजनेसमैन इनको फॉलो नहीं कर पाता था। और जब वो लास्ट में सीए के पास आता था तो सीए कहता था भैया देखो इतनी सारी कमियां हैं, मैं तो अपनी रिपोर्ट में लिखूंगा कि आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा, आपको पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना था, आपने पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, या आपने समय पे पीएफ जमा नहीं कराया। और जब ऑडिटर ये रिपोर्ट में ये बात लिख देगा तो क्या होगा, जब वो रिपोर्ट पहुंचेगी यूजर्स के पास, यूजर्स कौन कौन लोग हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स, तो उनकी नज़र में आपकी रेटिंग क्या हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जो लीगल कंप्लायंस फॉलो ना करता हो, उसकी इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। तो बिजनेसमैन कहता था यार ये तो सब गड़बड़ी हो गई, ये तो आपको देखना चाहिए। तो बिजनेसमैन कहता है कि भाई देखिए मेरे सी आप हैं, अब मुझे नहीं पता, हमारी अकाउंटिंग भी आप ही कराइए। तो सी कहता है ठीक है ऐसा करते हैं, फिर मैं अपना अकाउंटेंट आपके पास भेज देता हूँ, यानी मैं एक पर्सन को भेज देता हूँ, उसे सैलरी आप ही दे दो, और लेकिन वो पर्सन कौन होगा, मेरा होगा, और वो मुझसे समय समय पर ये सारी चीज़ें पूछता रहेगा। यानी वो साल के एंड में नहीं आएगा, वो हर महीने 2 बार आएगा मेरे पास, हर 15 दिन में 1 बार आएगा मेरे पास, और मुझसे पूछेगा सर ये चीज़ चल रही है, बताइए कोई लीगल प्रोविज़न तो नहीं है। तो मैं उसे ये गाइड कर दूंगा कि हाँ ये प्रोविज़न पूरा कर लो, ये प्रोविज़न पूरा कर लो। क्या हर बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है कि वो एक अकाउंटेंट रख ले? अकाउंटेंट रख लेंगे, 8,000 10,000 रुपये महीने की सैलरी देंगे। अब मान लीजिए एक छोटा बिजनेसमैन जो परचूनी की दुकान चला रहा है, छोटी दुकान चला रहा है, क्या वो 8,000 10,000 रुपये महीने का अकाउंटेंट रख सकता है? वो कहता है सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, इतनी कमाई नहीं है, मैं तो खुद ही दुकानदार बन के बैठा हूँ, खुद ही सामान बेचता रहता हूँ यहाँ पर, तो मैं कहाँ से रख सकता हूँ अकाउंटेंट? और अकाउंटिंग करनी मैंडेटरी है, तो क्या करें? तो सी से कहता है भैया मेरी अकाउंटिंग आप ही कर दो, मैं रोज़ आपको अपने बिल दे जाया करूँगा शाम को या हफ्ते में, और आप उसकी अकाउंटिंग अपने यहाँ ही करवा लीजिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ऑडिट का काम नहीं करते, जो केवल मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही काम कर रहे हैं। इसके बाद स्टैच्यूटरी ऑडिट। स्टैच्यू का मतलब क्या है? लॉ। बहुत सारे लॉ प्रोविजंस ऐसे हैं जो अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस पर एप्लीकेबल होते हैं तो वो लॉ ये कहते हैं कि आपको उन लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या अपने बिजनेस का ऑडिट कराना ही कराना है। और ऑडिट में कुछ को छोड़ करके अगर अकाउंट से संबंधित ऑडिट है तो वो पावर सारी की सारी पूरे भारत में एक ही डिग्री होल्डर के पास है। किसी भी तरीके का ऑडिट हो, वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान रखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सारे काम कर सकता है जो सीएस कर सकता है, जो सीएमए कर सकता है, ठीक है, सिवाय कुछ सर्टिफिकेशंस के। लेकिन सीएस और सीएमए ऐसे बहुत कम काम हैं जो कर सकते हैं जो सीए कर सकता है। क्यों? क्योंकि सीए के कोर्स में आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो सीएस वालों को पढ़ाई जाती हैं।
जो CMA वालों को पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पर CS नहीं होगा, जहाँ पर CMA नहीं होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होगा, लेकिन CA ज़रूर होगा। CS के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऐसी कंपनी है जहाँ पर CS का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है? ऐसी कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको कंपनी सेक्रेटरी रखना ही रखना है, ये कानून कहता है। कानून मतलब कंपनीज एक्ट ये बात कहता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए भी ऐसा कुछ नियम है। क्या CA के लिए कोई नियम है कि किसी कंपनी को, किसी फर्म को CA रखना ही रखना पड़ेगा अगर उनकी कैपिटल इससे ज़्यादा है? ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हर बिजनेस को CA से तो रखना ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काम ही नहीं चलेगा। यानी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ना होते हुए भी CA की सर्विसेज ऐसी हैं कि हमें उससे कॉन्टैक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो स्टैच्यू का मतलब ये है कि जहाँ भी लीगल प्रोविजंस हैं वहाँ पर हमें ऑडिट कराना ही कराना है। जैसे जो कंपनीज़ हैं उन पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, और कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट CA से कराना ही कराना है। अगर बैंक हैं तो उन पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि हर बैंक को अपनी हर ब्रांच का एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना ही कराना है। यानी जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेज रेगुलेटेड हैं किसी भी एक्ट से, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, या वो इनकम टैक्स एक्ट हो, तो इन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको वो ऑडिट कराना ही कराना है। और वो ऑडिट जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूटरी ऑडिट। और ये स्टैच्यूटरी ऑडिट की पावर केवल और केवल किसके पास है? CA के पास। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनती है गवर्नमेंट के एक सेपरेट एक्ट से, उसका भी ऑडिट कराना मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी है वो कैसे बनेगी? उसके लिए भी अलग एक्ट पास होगा, उसका भी ऑडिट कराना ज़रूरी है। यानी जितने भी कानून बने और उस कानून के अंदर जितने भी लोग आकर के बिजनेस कर रहे हैं, उस कानून ने ये बाइंड कर दिया उन सब लोगों को कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए सोसाइटी है, ट्रस्ट है, जिनका काम केवल क्या करना है? समाज सेवा करना। वो लोगों से दान चंदा लेते हैं और वो लोगों की भलाई में लगा देते हैं। क्या इसका ऑडिट करना भी ज़रूरी है? बताएं। हमारी एक सोसाइटी है जिसका काम क्या है कि हम लोगों से दान लेते, चंदा लेते हैं और उसको लोगों की भलाई के काम में लगा देते हैं। भलाई का काम हो गया, सोसाइटी बना रखी है हमने। क्या इसका भी ऑडिट ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि ये चेक किया जाएगा कि कहीं आप लोगों से जो पैसा ले रहे हैं, लोग तो आप पे विश्वास करके आपको इसलिए पैसा दे रहे हैं कि आप उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए खर्च करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए खर्च कर लिया, या ऐसा तो नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पर्सनल बेनिफिट के लिए खर्च कर दिया। मान लीजिए मैंने कहा अभी मैं गरीब बच्चों की शिक्षा पे खर्च करूंगा, और मैंने अपने मोहल्ले के ही गरीब बच्चों को उठाया और उनकी शिक्षा पे पैसा खर्च कर दिया। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? मुझे तो सबको बराबर का मौका देना चाहिए चैरिटेबल पर्पस में। तो इसलिए सोसाइटी एक्ट में जब सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो वहाँ भी ये एप्लीकेबिलिटी है कि आपको सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। इसके बाद इंटरनल ऑडिट। स्टैच्यूटरी ऑडिट कब होगा? साल में कितनी बार होगा? एक बार। कब होगा? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाएंगे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाएंगे और उससे ऑडिट कराएंगे। क्या ऐसा संभव है कि जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराएं, यानी जब स्टैच्यूटरी ऑडिट हो, तो बहुत सारी कमियां पकड़ में आए? पॉसिबिलिटी है भाई। जब आप CA बनने के बाद ऑडिट करने जाएंगे, बहुत सारी कमियां आपको मिलेंगी, तो आप वो कमियां ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे या छोड़ देंगे? लिखेंगे। अब इससे जिसका ऑडिट आप कर रहे हो, इससे नुकसान होगा, फायदा होगा? उससे नुकसान होगा। अब वो क्या करें? वो कह रहा है कि सर काम करता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ, जो जो कमियां सब अभी दूर कर देता हूँ। तो क्या आप उसे ये अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है तू चेंज कर ले, मैं अपनी रिपोर्ट बाद में दे दूंगा? आप कहेंगे अब तो जो लिख गया किताबों में लिख गया, अब कैसे मैं अलाउ कर दूँ आपको? जब मैं ऑडिट करने आ गया और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप कुछ चेंजेस कर लें, तो मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। तो इसलिए जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है
तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने यहाँ ही एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे बैंक में आपने देखा होगा, आप सीए बन के अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं और आप जॉब भी कर सकते हैं। तो बैंक या जो अदर बिजनेसमैन है ये सीए को अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जो अकाउंटिंग जो प्रोसेस हमारे यहाँ चल रहा है आप उसका ऑडिट करते रहिए, आप बीच बीच में हमारे यहाँ आ जाइए, सारी ब्रांचेस विजिट कर लीजिए और ये देखिए कि क्या क्या कमियाँ चल रही हैं। यानी बिजनेसमैन ने अपने यहाँ सी को जॉब पे रखा और उसका काम क्या है कि वो काम करते करते इस बात को चेक करेगा कि वेदर वी आर कंप्लायंस ऑल द प्रोविजंस ऑफ लॉ और नॉट। इससे और फायदे हैं, कंपनी की 10 जगह ब्रांचेज हैं जहाँ पर एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि कभी भी ऑडिटर आ सकता है और हमारी वर्किंग की ऑडिट हो सकती है। तो अगर कोई भी कमी होगी तो वो ऑडिटर आकर के उसको पकड़ लेगा और उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। भाई मान लीजिए एक बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी जी हैं, तो क्या अंबानी जी के पास इतना समय है कि वो अपनी हर जगह जाके ब्रांच चेक कर सकते हैं? बड़े बिजनेसमैन टाइम ही नहीं होता। तो क्या होगा, सबसे पहले एक बिजनेसमैन होगा, उसके नीचे उसने 2 मैनेजर रखे होंगे, इन 2 मैनेजर के नीचे और 4 मैनेजर होंगे, इनके नीचे सुपरवाइजर होंगे, उसके नीचे वर्कर होगा। तो इस चेन से काम होगा। तो हर पॉइंट पर हमें क्या बिठाना पड़ेगा, ऑडिटर, जिससे कि हर पॉइंट पर काम क्या हो जाए, चेक हो जाए। तो इंटरनल ऑडिट वो चीज़ है। देन इसके बाद टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या चीज़ है? टैक्सेशन कंसल्टेंसी, ये बहुत बड़ा रोल है। हमने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की 2001 में। अब 2019 में हम इसे सेल करने जा रहे हैं और ये सेल हो रही है अब 1.20 CR, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मोटा मोटा हमें ऐसा दिख रहा है। इस पर क्या देना पड़ेगा हमें? इनकम टैक्स। ठीक, मान लेते हैं अब सरकार ये कहती है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा। हम सी के पास गए, सी से हमने कहा सर देखिए 1.10 का प्रॉफिट हो रहा है और 20% टैक्स है। इट इज दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ये हमारी कैपिटल एसेट थी और उस पर प्रॉफिट हो गया। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए पर 20% से टैक्स लगाए तो टैक्स कितना होगा? 22 लाख। हम सी के पास गए, हमने कहा सर ये तो बर्बाद हो जाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमारे पास आए हैं, 22 लाख रुपए तो टैक्स में चले जाएंगे इसमें से। तो सीए एक बोलेगा, कहेगा देखो 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट तो नहीं हुआ। हमने कहा क्यों? उसने बताया देखो एक नियम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग ये क्या है? उसने बताया कि देखो ये 10 लाख रुपए आपने कब खर्च किए थे? 2001 में। तो सरकार ये कहती है कि इस 10 लाख रुपए की हम आज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सरकार ये कहती है अगर 2001 में किसी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है तो आज 2019 में उसकी वैल्यू 280 रुपये होनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट के हिसाब से इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन होगा तो चीज़ें भी तो बढ़ेंगी। तो इसका मतलब ये जो 10 लाख रुपए की चीज़ आपने खरीदी थी, अगर ये आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते तो सरकार के हिसाब से ये कितने रुपए होते? 28 लाख। ये तो नॉर्मल कोर्स में ही पैसे आपके बढ़ जाते और आपके कितने हो गए? 1 करोड़ 20 लाख। तो हम 1, 20 और 10 के डिफरेंस पे टैक्स नहीं लेंगे, हम 1, 20 और 28 के डिफरेंस पे टैक्स लेंगे। यानी हमारे हिसाब से आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ? 92 लाख का। क्लाइंट बोला सर ठीक है, लेकिन 92 लाख पर भी अगर मैं 20% लगाता हूं तो ये भी कितना बैठता है? 18.40 लाख। कह रहा सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इतना टैक्स दूंगा तो सीए बोला क्या चाहते हो? तो क्या चाहेगा क्लाइंट? कहता साहब टैक्स न देना पड़े, मुझे कुछ ऐसा इलाज बता दो। ठीक, तो सीए बोला अच्छा एक बात बताओ, इस पैसे का करोगे क्या? आपने इस पैसे का क्या करना है? तो क्लाइंट बोला सर मैंने ये पुरानी जगह खरीदी थी, इन्वेस्ट कर दिया था पैसा,
अब मुझे घर बनाना है। तो सीए बोला बहुत बढ़िया, मजा आ गई, बच गए तुम, कितने का घर बनाओगे? उसने कहा जी घर में सारे पैसे लग जाएंगे, 1,10,00,000 रुपए मेरे पूरे के पूरे घर बनाने में खर्च हो जाएंगे। अब तो मैं एमडी में घर बना रहा हूँ, वहाँ पर बहुत महंगा प्लॉट है और मैं बड़ी कोठी बना रहा हूँ, तो सारे पैसे मेरे खर्च हो जाएंगे। तो सीए बोला ठीक है, एक काम करो, ये सारे पैसे खर्च कर दो घर बनाने में और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स मत दो। तो क्लाइंट पूछेगा सर ऐसा कोई नियम है क्या? हाँ, सीए बताएगा कि एक नियम है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर भारत में किसी को घर बनाना है और उसने कोई अपनी एसेट बेच दी, उसमें प्रॉफिट हो गया उसे, तो एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का 54F, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी अपनी संपत्ति बेची और उसे बेच करके आपने घर बना लिया, तो जितना भी कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है तो वो हम माफ़ कर देंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि भारत में हर नागरिक के पास अपना अच्छा बढ़िया घर हो, लेकिन 2 से ज़्यादा घर नहीं होने चाहिए। पहले एक था, अब 2 कर दिए कि अगर 2 से ज़्यादा घर है, उसने कहा ठीक है मैं घर ही बनाता रहूँगा। एक प्लॉट उसने इस साल बेचा, फिर घर बना लिया, फिर 2 साल बाद दूसरा प्लॉट बेचा, फिर एक घर बना लिया, तीसरे साल बाद तीसरा प्लॉट बेचा, फिर एक घर बना लिया। उसने कहा जी अब नहीं, 2 ही घर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये टैक्सेशन एडवाइस किसने दी? सीए ने। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को प्रॉफिट बहुत आ रहा है। जब प्रॉफिट बहुत आ रहा है तो उसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। अब प्रॉफिट कम कैसे करें बताइए? प्रॉफिट कम करने का क्या तरीका है? 2 ही तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट कम करने के, या तो इनकम कम कर लो यानी सेल कम कर लो, या फिर खर्चे बढ़ा लो। तो बिजनेसमैन कहता है कि सर मुझे टैक्स नहीं देना। तो सी कहता है भैया फिर क्या चाहते हो आप? वो कहता है सर खर्चे बढ़वा दीजिए। तो सी कहता है खर्चे बढ़वा दें। तो बिजनेसमैन कहता है सर खर्चे बढ़वा दीजिए मतलब पैसे नहीं खर्च करूंगा मैं, मुझे चेक से खर्चे करवा दीजिए। भाई अगर मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा सैलरी किसे दी? मैं कहूँगा सर मिस्टर ए को दी है। कैसे दी? सर कैश में दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम नहीं मानते कैश में दी है, क्या पता आपने दी हो ना दी हो। और ये नियम भी आ गया कि 10,000 से ऊपर का खर्चा आप कैश में नहीं कर सकते। तो मैंने सीए से कहा सर देखिए कुछ इलाज निकालिए। तो सीए ने क्या कहा? अब सीए का एक दोस्त था जिसको कमाई तो हो रही थी, लेकिन वो कमाई कैश में हो रही थी सारी उसे। वो ठेकेदार था, वो लोगों के मकान बना बना के बेचता था, सब कैश में पैसे दे देते थे उसे। तो उसने क्या कहा, वो कह रहा था सर मुझे इनकम चाहिए, मुझे कहीं से आप इनकम दिखा दीजिए कि मुझे चेक से आए, कैश तो मेरे पास घर में बहुत रखा हुआ है। तो सीए ने उस बिजनेसमैन से एक काम करो, हर महीने 50,000 रुपये का चेक काट दो इसके महीने इसके नाम पे, और ये चेक इसे दे दो आप, और ये बदले में आपको क्या दे देगा? कैश दे देगा। मैंने 50,000 का चेक दिया और 50,000 का कैश ले लिया, मुझे कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या मैं अब बुक्स में खर्चा दिखा सकता हूँ सैलरी के रूप में? दिखा सकता हूँ नहीं दिखा सकता हूँ खर्चा? अरे मैंने तो ऑन पेपर तो दिया है। मैंने ये बात थोड़ी ना सरकार को बताई कि मैंने 50,000 का कैश ले लिया उससे चुपके से। भाई मैंने उसे चेक दिया 50,000 रुपये का, ये दिखाते हुए सरकार को कि मैं ये सैलरी दे रहा हूँ किसी को। ये नहीं बताया कि मैं उससे ये कैश में ले भी ले रहा हूँ। यानी मैंने अपनी वाइट मनी को कन्वर्ट कर लिया किस चीज़ में? ब्लैक मनी में। दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कौन सी है? जिस पर हम टैक्स नहीं दे रहे। वो पैसा तो घूम के मेरे पास ही आ गया, इससे उस पर्सन का फायदा हुआ, उसे ऑन रिकॉर्ड क्या मिल गई? सैलरी। उसने अपनी रिटर्न भरी कि मुझे इतने रुपये की सैलरी मिली है, और मैंने 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 6 लाख रुपए का क्या दिखा दिया? खर्चा दिखा दिया। और उस खर्चे पे क्या बचा लिया मैंने? टैक्स बचा लिया। ये भी एक तरीके की टैक्सेशन एडवाइस हो गई। तो ये सारी टैक्सेशन एडवाइस कौन देगा? सीए। और जब सीए देगा तो सीए को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए, सीए क्या फ्री में टैक्सेशन एडवाइस दे देगा या उसके भी पैसे चार्ज करेगा? भाई जब वो इतने पैसे बचा रहा है तो उसे भी तो कुछ मिलेगा। फाइनेंशियल एडवाइस हमने बात की थी कि पैसे कहाँ से लें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बात की थी कि अगर मेरे पास 2, 3 या 4 ऑप्शन है पैसा लेने के, तो मैं कहाँ से पैसा लूँ, ये एडवाइस सीए देगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं
ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ये सारे काम वो हैं जो कि अदर हैं, यानी डायरेक्टली हमारी फील्ड नहीं है बट रिलेटेड फील्ड है। सेक्रेटेरियल वर्क रिलेटेड टू कंपनी सेक्रेटरीज, जो संबंधित है कंपनीज एक्ट के कंप्लायंसेस से, क्योंकि आपको ड्यूरिंग द सिलेबस ऑफ सीए कंपनीज एक्ट भी पूरा पढ़ाया जाएगा, तो आपकी ये भी ड्यूटी है कि सेक्रेटेरियल कंप्लायंस भी आप देखेंगे। आप देख सकते हैं, आपको नॉलेज है। शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क, जब शेयर इशू होते हैं तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है हमें, जिससे वो मार्केट में डील होते हैं, ये काम भी सीए कराते हैं। अकाउंटेंट एंड इंफॉर्मेशन सर्विस हमने भी बात की। कंपनी फॉर्मेशन, सिर्फ कंपनी बनानी है वो। रिसीवर लिक्विडेटर, रिसीवर लिक्विडेटर क्या है? जब भी कोई बिजनेस बंद होगा तो क्या होगा, सारी एसेट्स बेची जाएंगी और लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। ये काम कौन करेगा? क्या बिजनेसमैन ये काम कर सकता है? मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस बंद हो रहा है। जैसे रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जेट एयरवेज, अगर आप अखबार पढ़ते हो तो जेट एयरवेज की जो स्थिति है, फाइनेंशियल स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो अगर धीरे धीरे कंपनी बंद हो जाए तो क्या होगा, सारी एसेट्स इसकी बेच दी जाएंगी और लायबिलिटी का पेमेंट किया जाएगा। क्या ये काम जेट एयरवेज के ओनर को ही दे दिया जाए कि वो सारी एसेट्स बेच दे और लायबिलिटी का पेमेंट कर दे, और जो नुकसान हो जाए वो हमें रिपोर्ट कर दे कोर्ट को, और कोर्ट छोड़ देगा कि ठीक है नुकसान हो गया जाइए? या ये काम किसी ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन को दिया जाए जो किसी भी तरीके की बायसनेस से फ्री हो? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ओनर को ही ये काम दे दिया जाए तो ओनर एसेट्स को कम दामों में बेच दे अपना प्रॉफिट कमाने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि वो 4 क्रेडिटर्स में अपनी जान पहचान वाले क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट कर दे और बाद वाले क्रेडिटर्स को पेमेंट ना मिले? ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो ये काम बिल्कुल निष्पक्षता से करे और उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट कर दे। तो ऐसा पर्सन कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाते हैं। एक बहुत इमर्जिंग कंसेप्ट आया है, आपने शायद पढ़ा हो, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंकिंग प्रोफेशनल। यानी अब गवर्नमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं ये इंसॉल्वेंसी में चली जाती हैं, यानी ये कहती है कि सर हम बिजनेस बिल्कुल ठीक कर रहे थे लेकिन मार्केट कंडीशन की वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब हो गई कि हम बर्बाद हो गए। तो इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जाने के बाद गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम एक प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे जो ये चेक करेगा कि आपने अपनी प्रोफेशनल कंपिटेंस ठीक से फॉलो की या नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इंटेंशनली बिजनेस को बर्बाद कर दिया, बिजनेस के पैसे का मिसयूज़ किया, या बिजनेस के पैसे को आपने कहीं और लगा दिया जिसकी वजह से कंपनी बर्बाद हो गई। और अगर ऐसा नहीं है तो हम आपकी कंपनी वाइंड अप कर देंगे। और वाइंड अप करने का मतलब ये है कि हम इसको बेच देंगे, हम इसकी बिड लगा देंगे और जो दूसरे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसा है वो ये बिजनेस खरीद सकते हैं। जैसे आपने भूषण स्टील का नाम शायद सुना हो, एक कंपनी है भूषण स्टील, जैसे टाटा स्टील है ऐसी भूषण स्टील एक कंपनी है जो भारत की थर्ड लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी थी, जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ धीरे धीरे खराब होती चली गई और वो कंपनी इंसॉल्वेंसी कोर्ट में चली गई। यानी उसने कहा कि मुझे दिवालिया घोषित कर दीजिए सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब मैं अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर सकती। तो सरकार ने कहा ठीक है, चेक कराया सारी चीज़ें, बोले हाँ जी ठीक है आपको नुकसान हो गया, अब हम दूसरे बिजनेसमैन को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो खरीद लें अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन खरीदना चाहता है। तो टाटा स्टील ने वो कंपनी खरीदी, 55,000 करोड़ का उन पर लोन था और टाटा स्टील ने 35,000 करोड़ में वो कंपनी खरीदी। ये 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो नुकसान किसे हुआ? बैंक को, क्योंकि बैंक का लोन था, ठीक। लेकिन टाटा स्टील को ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई कि क्योंकि इनका इतना बड़ा सेटअप है और टाटा स्टील ऑलरेडी स्टील मेकिंग उसमें है, तो टाटा स्टील अगर अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही
तो भूषण स्टील के प्लांट्स को ऑक्यूपाई करके वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो लॉस मेकिंग कंपनी है कल ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी दोबारा से बन जाए। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर का वर्क है वो सारा का सारा कैलकुलेशन वर्क कौन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यहाँ पर जो फीसें हैं वो छोटी मोटी फीस नहीं होती, मिनिमम फीस जो शुरू होगी, मिनिमम फीस वो शायद शुरू होगी 50 लाख रुपए से। तो ये एमर्जिंग फील्ड है। देन कॉस्ट अकाउंटेंट तो आपको पता ही है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का रोल क्या है? हमने और आपने एक बिजनेस शुरू किया, पार्टनरशिप कर ली, और उसके बाद हमें झगड़ा हो गया। 2-3-4 साल हमने काम किया और हमें झगड़ा हो गया। अब जब हमें झगड़ा हो जाएगा तो झगड़े का निपटारा कैसे होगा बताएं? कोर्ट केस से। भाई मैंने आप पे केस कर दिया, आपने मुझ पे केस कर दिया, और कोर्ट में केस चला गया। अब कोर्ट में केस चलाने का नुकसान क्या है ये बताएं? खर्चा चलो धीरे धीरे हो जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। टाइम वेस्ट करने के बाद भी ये पता नहीं है कि कितना समय लग जाए इस डिसीजन को आने में, और क्या पता उस डिसीजन से मैं आप सेटिस्फाई हो या ना हो सकता है कि आप अपील कर दो, या हो सकता है मैं अपील कर दूं। तो हमने क्या किया, हमने जब पार्टनरशिप फर्म बनाई थी तभी हमने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि अगर हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है तो हम मिस्टर ए के पास जाएंगे और मिस्टर ए से कहेंगे कि आप इस फाइनेंशियल झगड़े का निपटारा कर दीजिए। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इसी बात का तो है कि पार्टनरशिप फर्म में जो हमने प्रॉफिट्स कमाए वो कैसे कैसे बंटने हैं, एसेट्स कैसे बंटनी है। तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को रख लिया हमने, मिस्टर ए को, जो इस बात का एक्सपर्ट। हमने कहा भाई कोई झगड़ा होगा हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा डिसीजन हम दोनों को ही मान्य होगा, जो आप कह देंगे वो हम दोनों राजी हो जाएंगे। तो वो पर्सन कहलाता है आर्बिट्रेटर। यानी हमने सोचा कि हम कोर्ट में क्यों जाएं, कोर्ट में जाएंगे पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, समय भी बहुत खर्च होगा, तो एक कॉमन पर्सन जिसकी बात आप भी मान लो और मैं भी मान लूँ उस पर चले जाते हैं। घर में झगड़ा होता है तो घर में अगर दो भाइयों में, भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, कहाँ जाते हैं? पापा के पास। अब पापा की बात दोनों को माननी पड़ती है। क्यों? पापा क्या काम करते हैं? आर्बिट्रेटर का। वो चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को समझने के बाद ऐसा डिसीजन दे देंगे कि दोनों में से किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो, दोनों खुश हो जाएं। तो ये जो मिस्टर ए हैं ये कौन है? ही इज अ सीए। यानी अगर बिजनेसमैन चाहे तो अपने झगड़े को निपटाने के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज एन आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर आर्बिट्रेटर एक डिसीजन देता है और दोनों लोग उस पर साइन करते हैं तो कल को उसके बेसिस पर, मान लीजिए मैं राजी हो गया, आप भी राजी हो गए, मिस्टर ए ने फैसला दे दिया, उनके साइन हुए, मेरी भी साइन हो गए, इनकी भी साइन हो गए। अब मुझे मानना था, मैंने कल माना, मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा, कह दिया होगा मिस्टर ए ने मैं नहीं मान रहा इस बात को। तो अगर जो दूसरी पार्टी है वो उस डिसीजन को लेकर के कोर्ट में चली जाएगी तो ही विल गेट द प्रेफरेंस, क्योंकि मैं राजी हुआ था पहले भी इस बात के लिए कि मैं एक डिसीजन मानूंगा, और जब डिसीजन हुआ तो भी मैं इस बात पे राजी हुआ, लेकिन मैंने उसको कंप्लाई नहीं किया। तो अगर दूसरी पार्टी उस डिसीजन को, उस कागज़ को लेकर के कोर्ट में चली जाती है तो उसे उस कागज़ के बेसिस पर क्या मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे रोल हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्योरली कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, यानी अब हम उन लॉजिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमें अपनी रिपोर्ट्स में प्रोवाइड कराने हैं, जिसकी बात मैंने पहले दिन की थी कि हमें ये तो पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें ऐसा क्यों करना है। तो वो उन रीजंस पर जो हम ढूंढेंगे वो हम कल की क्लास में ढूंढेंगे। कंसेप्ट कन्वेंशन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे। कई बार थ्योरी चलते चलते थोड़ी सी बोरियत हो जाती है अकाउंट्स में, तो न्यूमेरिकल पोर्शन चलने लगता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। तो हम उसके बाद एक यूनिट और करने के बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे न्यूमेरिकल चैप्टर पे। वहाँ हम ऐसे चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे जो आपने 11th-12th में पढ़ा हो और वो रिकॉल भी हो जाएगा, जैसे BRS है या रेक्टिफिकेशन है, ऐसा कोई चैप्टर में स्टार्ट कर लेंगे। तो 2 से 3 दिन लगेंगे इस वाली यूनिट में, नेक्स्ट वाली यूनिट में। उसके बाद हम न्यूमेरिकल चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कल ये वाला पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे।